शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन शुक्रवार है और आज हम हमारे मार्गदर्शक यह भी हो सकता ध्यान है। मुनि जी के लिखे आलेख पर बात करते हैं। अतः हमने आज हमारे मार्गदर्शक के द्वारा लिखे गए आलेख को अपना विषय बनाया है। इसमें जो बात कही गई है कि एक नई समाज व्यवस्था के ढांचे पर बात की गई है। आज के विषय के अंतर्गत हमने 30 अक्टूबर को उनके द्वारा 2 लेख लिखे गए, उन दोनों को अपना विषय बनाया है। एक में वह संवैधानिक ढांचे पर बात कर रहे हैं, सामाजिक ढांचे पर, और दूसरे में वो आरक्षण की नई परिकल्पना को प्रस्तुत कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि जो हमारा सामाजिक ढांचा होगा या हमारा संवैधानिक ढांचा होगा, उसमें आरक्षण किस तरह का होगा, यह हम आज चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने कुछ बिंदुओं को शामिल किया है जिनके माध्यम से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वह है, जो पहला बिंदु है, नई समाज व्यवस्था में मनुस्मृति में लिखित अच्छी बातों को शामिल करना। दूसरा है पाश्चात्य विचारों को भी शामिल करना। तीसरा है किसी भी व्यवस्था या विचार का अंध विरोध कितना उचित है। और चौथा है आरक्षण की नई परिकल्पना। इन 4 विषयों को जो 2 लेख लिखे गए हैं उन्हीं से हमने लिया है। देखिए, लेख में लिखा गया है कि जब हम नई सामाजिक ढांचे का निर्माण करेंगे तो हम मनुस्मृति के आधार पर व्यवस्था का निर्माण करेंगे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनुस्मृति की अच्छी बातों को हम शामिल करेंगे। इसके अलावे उन्होंने यह भी लिखा कि पाश्चात्य सभ्यता की जो अच्छाइयां हैं उनको भी हम इसमें स्थान देंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि कुरान या इस्लामिक जगत की जो अच्छी बातें हैं उनको भी हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ विषय जो उसमें कही गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी बात का अंध विरोध करना सही नहीं है। जैसे कि अम्बेडकरवादी मनुस्मृति का जमकर विरोध करते हैं, जो स्वदेशी विचार को मानते हैं, वह पाश्चात्य विचारों को विरोध करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखा जाएगा कि जो अच्छी बातें हैं हम उनको अपने यहाँ शामिल कर लें। अब बात आती है मनुस्मृति की। देखिए, मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसे मानव शास्त्र भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का पहला संविधान है, या आचार संहिता है, या कानून संहिता है। यह विचारक मनु के द्वारा लिखा गया है। मनु शब्द का अर्थ होता है
मनन करने वाला, जो व्यक्ति चिंतन मनन करता है, हम उसे मनु कहते हैं। अब बात यहाँ आती है कि इसमें ऐसी क्या बात है कि इसे हम अपने संवैधानिक ढांचे में या सामाजिक ढांचे में शामिल करेंगे। देखिए, यह जो ग्रंथ है, इसमें कुल 12 अध्याय हैं और हर अध्याय में किसी न किसी विषय पर बात की गई है। इसमें सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके अलावा संस्कार के बारे में है, विवाह के बारे में है, जो वानप्रस्थ आश्रम है उसके बारे में है, राजधर्म के बारे में है, जो कि हमारे काम की हो सकती है। इसके अलावा जो इसका 8वां है, वह है राजधर्म के अंतर्गत जो जो व्यवहार निर्णय होंगे उसके बारे में है। तो इन सभी बातों को जो हमारे काम का है, हम शामिल कर सकते हैं। देखिए, अम्बेडकरवादियों के द्वारा मनुस्मृति के खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। वामपंथी भी इसी तरह की बातें करते हैं। कहा जाता है कि जो मूल मनुस्मृति थी, उसमें प्रक्षिप्त जोड़ दिए गए, उसको विकृत किया गया और आज मिलावटी मनुस्मृति हमारे पास है। अब बात करते हैं पश्चिमी विचार की। देखिए, पश्चिमी जगत के बारे में अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि इसकी आधारशिला रखी गई रीनासा में। जब यूरोप में 13वीं और 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का दौर चला, वहीं से पश्चिमी सभ्यता का उदय हुआ। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि यह पश्चिमी जगत भौतिकवादिता को महत्व देता है। यह मानता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टि हो, इन सभी बातों को महत्व देता है। इसके अलावा यह व्यक्तिवाद को महत्व देता है। इसके विपरीत जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वह सामूहिकता को महत्व देती है। भौतिकवाद की जगह पर आध्यात्मिकता और नैतिकता को महत्व देती है। तो यह बात है। अब बात यह आती है कि जो इसकी अच्छी बातें हैं, जो इसे हम अच्छी बातें ले सकते हैं, हम उसे अपने यहाँ लेंगे, ऐसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टि, जो इनका अनुसंधान है, वैज्ञानिक आविष्कार है, उसे हम ले सकते हैं। और जो उनके यहाँ जो कमियां हैं, ऐसे व्यक्तिवाद हावी है, वहां पे कोई पारिवारिक व्यवस्था नहीं है, वहां पे कोई सामाजिक संबंध नहीं है, नैतिकता उतनी उच्च स्तर की नहीं है, उसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, जो अच्छी बातें हैं उसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी में अच्छाई है तो उसे लेने में क्या हर्ज है। और दूसरी बात, जो उसकी बुराइयां हैं हम उसे छोड़ दें। इस तरह से हम अपने आप को एक जीवित और जीवंत सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। अब बात आती है कुरान की। देखिए, आलेख में कुरान के बारे में भी कहा गया या इस्लामिक शिक्षाओं के बारे में। देखिए, मेरा मानना है कि कुरान में ऐसी कोई चीज नहीं है कि
आधुनिक समय में उसे हम ले सके। जैसे कुरान कहता है कि धरती चपटी है। अब ये जो हास्यास्पद बात है, क्या इसे लेकर हम आज कुछ कर सकते हैं? इसके अलावा कुरान में गैर मुस्लिमों के प्रति अपमानजनक और घातक बातें लिखी हुई हैं, वह भी स्वीकार्य नहीं है। महिलाओं के बारे में और खासकर गैर मुस्लिमों की महिलाओं के बारे में जो बातें बोली गई हैं, वह अत्यंत अश्लील और अप्रिय है। इसके अलावा देखिए, इस्लामिक जगत ने आज तक किसी भी तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तार्किक दृष्टि विकसित नहीं की है। तो मेरा मानना है, कम से कम ये मेरे विचार हैं, कि इस्लामिक शिक्षाओं में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे हम अपनी सामाजिक ढांचे में ढा सके। अब जो दूसरा आलेख है, वह कहता है कि आरक्षण की परिकल्पना क्या होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि आरक्षण हम किसी विशेष वर्ग को नहीं देंगे, हम आरक्षण देंगे व्यक्ति को। अब इस व्यक्ति को मिलेगा आरक्षण, उस व्यक्ति को आरक्षण मिलेगा जो शरीफ हो, जिसमें समझदारी की कमी हो, या आर्थिक रूप से गरीब हो। अब इसमें यह बात विचारणीय है कि इसकी पहचान कैसे होगी कि यह आदमी शरीफ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ढोंग कर सकता है शरीफ होने का। तो इसके बारे में इस आलेख में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन हाँ, यह एक अच्छी बात है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो आरक्षण होगा वह अल्पकालिक होगा, वह स्थायी नहीं होगा। इसमें एक बात और कही गई है कि जो शरीफ और गरीब, जो शरीफ या गरीब होगा उसी को आरक्षण मिलेगा, वो भी व्यक्तिगत आधार पर मिलेगा, यह उसकी अनिवार्य शर्त है। तो यह जो बातें कही गई हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि गरीबी का तो मूल्यांकन हो जाएगा, उसकी पहचान तो हो जाएगी, लेकिन शराफत की पहचान कैसे होगी कि कोई व्यक्ति वास्तव में शरीफ है? क्योंकि धूर्त व्यक्ति तो शराफत का भी ढोंग कर सकता है। तो हम चाहेंगे कि जब हमारे मार्गदर्शक अपनी बात रखेंगे, उसे स्पष्ट करेंगे। देखिए, आज का जो विषय है नया है और अनूठा है। जहां तक मैं इन बातों को समझ पाया, मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। हाँ, नमो नमः। हाँ, जी आदरणीय, नमो बताइए। धन्यवाद। अब नई आज जो है कि व्यवस्था पर जो विचार की जाती है मनुस्मृति को शामिल करने के लिए, अच्छी बातों को, सब कुछ ठीक है।
और मनुस्मृति में जो व्यवस्था लिखी गई थी वो तत्कालीन समाज के अनुसार बताई गई थी। उस समय मानव कैसे रहता था, मनुस्मृति कब लिखी गई थी इसको पहले विचार करना चाहिए। मनुस्मृति कैसे सत्यापित हो, कब लिखी गई? मनुस्मृति का वर्णन रामायण में आता है और महाभारत में आता है। अर्थात मनुस्मृति रामायण महाभारत से पहले लिखी गई थी, इसलिए रामायण महाभारत में इसका नाम आता है। मनुस्मृति में रामायण महाभारत का उल्लेख नहीं है, इसलिए मनुस्मृति के बाद रामायण महाभारत लिखे गए हैं। मनुस्मृति में वेद का उल्लेख है, लेकिन वेद में मनुस्मृति का उल्लेख नहीं है, इसलिए मनुस्मृति से पहले वेद लिखे गए हैं। और रामायण महाभारत का काल ऐसे ज्ञात किया जा सकता है जैसे सरस्वती नदी का प्रमाण महाभारत में है। तो उसमें सरस्वती नदी का प्रमाण इस ढंग से दिया गया है कि सरस्वती नदी अपने पूर्वधारा में बहती थी, उसका वर्णन आया है, और सरस्वती नदी की लुप्त होने का भी वर्णन आया है। सरस्वती नदी का वर्णन वेदों में 50 जगह करीब लगभग है, रामायण में भी है और महाभारत में भी है। और सरस्वती नदी को लुप्त हुए जो है कि 5000 वर्ष ईसा पूर्व 5000 वर्ष हो गया, और 5000 ईसा वर्ष पूर्व लुप्त होना शुरू हुआ, 3000 के आसपास पूरी तरह लुप्त हुआ। तो रामायण तो इससे ज्ञात हो जाता है कि करीब ईसा के 3000 वर्ष पूर्व, माने आज के 5-5.5 वर्ष पूर्व जो है महाभारत का काल है। महाभारत काल की कैसी व्यवस्था थी, आप लोग महाभारत के इतिहास से, महाभारत की कथाओं से समझ में आता है। अब आते हैं महाभारत के पहले रामायण की। रामायण महाभारत से पुराना इसलिए कि रामायण में महाभारत का उल्लेख नहीं, लेकिन महाभारत में रामायण का उल्लेख है। तो इस सिद्धांत से, माने ग्रंथ प्रमाण सिद्धांत से, महाभारत से रामायण प्राचीन सिद्ध होता है। और सरस्वती नदी का वर्णन भी आता है महाभारत में, और राम और भरत के द्वारा सरस्वती नदी के पार करने का उल्लेख है। प्रयागराज में वहां सरस्वती नदी बहती थी, तो राम के द्वारा और भरत द्वारा पार करने का उल्लेख है, उसमें सरस्वती और गंगा यमुना तीनों नदियों का वर्णन है। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य बताता है कि सरस्वती नदी प्रयागराज में कब बहती थी, 12000 वर्ष पूर्व, आज के माने ईसा के 10,000 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी प्रयागराज में बहती थी। तो उसका लुप्त होने की स्थिति जो है कि प्रयागराज से 12,000 वर्ष हो गया। तो इस आधार से समझ में आता है कि रामायण जो है कि 12,000 वर्ष से पूर्व है। अब 12,000 वर्ष पूर्व में क्या सभ्यता थी, वह रामायण काल से ज्ञात होती थी। अब उसके पूर्व आप जाएंगे तो मनुस्मृति का काल समझ में आता है, क्योंकि रामायण में मनुस्मृति का उल्लेख है, लेकिन मनुस्मृति में रामायण का उल्लेख नहीं है। तो रामायण में मनुस्मृति का उल्लेख अच्छे ढंग से मिलता है। तो इसका मतलब कम से कम रामायण से 1000 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व जो है कि प्राचीन माना जा सकता है मनुस्मृति, यानी कि 14,000 वर्ष पूर्व। और यदि आप सभ्यता की बात करें तो कितनी प्राचीन है, तो भीमबेटका नामक की गुफा, इसमें करीब 30,000 वर्ष पूर्व जो है कि भित्ति चित्र मिले हैं, जिसमें शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, अनुष्ठान करते हुए और विभिन्न रंगों में वो दर्शाया है भीमबेटका। और एक सोनभद्र में भी ऐसा कुछ भित्ति चित्र मिलते हैं जिनका काल 10 से 15,000 वर्ष पुराना है। और भी कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। तो इस हिसाब से मनुस्मृति को 14,000 वर्ष पुराना हम समझ सकते हैं। तो 14,000 वर्ष पहले कैसी व्यवस्था थी, कैसे लोग थे, उनको ज्ञान देने वाला व्यक्ति कैसा रहा होगा। तो उसी के ज्ञान देने के आधार पर जो है कि आदम जाति को जो है कि आदमियों को जो मनुष्य कहा गया, मनु के शिष्य होने से मानव को मनुष्य कहा गया। यह है, माने कि प्रथम गुरु के रूप में हम जो है कि मनु महाराज को ग्रहण करते हैं। माने सभ्यता का शुरुआत, सभ्यता को जो है कि शैक्षणिक और अनुशासिक व्यवस्था देने का आरंभ जो है कि
मनु महाराज से आरंभ होता है और उन्होंने उसमें तत्कालीन के साथ जो भी बातें लिखी गई हैं वो अपने आप में विशुद्ध है और राजनीतिक व्यवस्थाओं से और परे हैं। वो मात्र समाज के अनुशासन करने की व्यवस्था। मनु संसार के पहले उपदेशक ही नहीं थे, पहले ही जो है कि प्रथम राजा भी कह सकते हैं सृष्टि के 14,000 वर्ष पूर्व। उसमें तो कोई ऐसी ज्ञान सभ्यता थी नहीं 14,000 वर्ष पूर्व। तो मनु ने बताए हुए मार्ग से ही जो है कि सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन मनु ने ऐसा कहीं जो है कि अनिवार्य कोई भी बात नहीं कही कि यह कोई व्यवस्था अनिवार्य समझ में आती है, क्योंकि वेद को भी मान्यता देते हैं। वेद में नीति नीति शब्द आया है क्या कि जोड़ा घटाया जा सकता है। तो जो जोड़ने घटाने की प्रक्रिया थी वह जो है कि हमारे ख्याल से यह जो है कि उपनिषद काल तक थी। लेकिन अब भविष्य में जोड़ने घटाने की प्रक्रिया जब तक जो है कि शास्त्रों में समृद्धि के करने की प्रक्रिया थी, तो हमें यहाँ पर आते हैं चरक पर। चरक पर जो है कि वहां पर एक विशद चर्चा मिलती है गोष्ठियों के द्वारा। चरक ने अपने जीवन में कितनी कितनी गोष्ठियां की थी। उनको आचार्य चरक, महर्षि चरक या कहिए आयुर्वेद के प्रथम जो है कि एक विशिष्ट रूप से ग्रंथ के संग्रहकर्ता चरक के ही शिष्य हुए सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत जो है चरक के ही शिष्य थे। तो चरक ने जिस ढंग से जो है कि सत्संग करके जो है कि उसको उल्लेखन करते थे, उसको लिपिबद्ध करते थे, तो उसमें जोड़ने घटाने की प्रक्रिया थी। चरक ने उस पर वहां पर निर्णायक की भूमिका में थे। 10-15 ऋषि बैठते थे, संवाद होती थी, औषधियों संवाद होती थी, रोगों संवाद होती थी, अध्यात्म पर भी संवाद होता था, विज्ञान पर भी संवाद होता था। और संवाद होने पर उसको जजमेंट की भूमिका, निर्णायक की भूमिका में महर्षि चरक को रखा गया था। और चरक उसको अंतिम जो है कि अभिव्यक्ति देकर, अंतिम जो है कि अपना टिप्पणी देकर के उसको जो है ग्रंथ के भाग के रूप में स्थापित करते थे। इस तरह से चरक संहिता लिखी गई। बाद में सुश्रुत ने उसको जो है कि और विस्तार दिया। तो निश्चित ही जो है कि और हम लोग सनातन धर्म में काल धर्म की भी व्यवस्था दी गई। तो काल धर्म की व्यवस्था को सतयुग में जो है कि विशेष जो है कि सत्याचरण था। कलयुग के बाद जो है कि हमारा त्रेता आता है, उसमें अलग आचरण व्यवस्था पद्धति की मान्यता प्राप्त हुई। और द्वापर में और अधिक उसमें कुछ जोड़े घटाए गए। वहां पर उसमें द्वापर में जो है कि अथर्ववेद की रचना हुई, उसको भी जोड़ा गया। और कलयुग में जो है कि भी चर्चा हुई। कलयुग के लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि जो है कि कलयुग नाम आधारा सुमिर सुमिर उतर पारा, कलयुग क्रम धर्म ने विवेको राम नाम अवलंबने को। तो उन्होंने अपना राम दर्शन दिया जो है कि कलयुग में राम और हनुमान की जो है व्यवस्था, राम का अनुसरण करने और हनुमान जी के अनुसरण करने की बात कही। तो इस ढंग से जो है कि हमेशा जो है कि परिष्करण होता गया। और वर्तमान व्यवस्था को भी जो है काल धर्म के रूप में, स्थान धर्म के रूप में, क्षेत्र के जो व्यवस्था में है जाति धर्म के रूप में, माने धर्मों का एक समुच्चय लिया गया सनातन धर्म में। अनवरत विवाह सनातन धर्म का एक अर्थ होता है। सनातन का मतलब जो नित्य नवीन हो, नित्य नवीन। सनातन जो है कि अनादि से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। यानी कि सनातन कभी पुराना नहीं है, हमेशा नित्य नवीन। नित्य नवीन मन हमेशा जो नया रहे उसको सनातन कहते हैं। और प्राचीन से प्राचीन भी सनातन है और भविष्य से भविष्यतम भी सनातन ही रहेगा। तो उसको इसलिए कहा जाता है कि नित्य नवीन सनातन धर्म। नित्य नवीनता की जब बात की जाती है तो नित्य जो अनुसंधान होते हैं, नित्य जो शोध होते हैं, उसको जो है कि समाज के सभ्यता के विकास में उसको जोड़ा जाए। और किस ढंग से जोड़ा जाए यह अलग विषय है। तो इसी विषय को जोड़ने की जो प्रक्रिया थी वह खंडित हुई। खंडित क्यों हुई? क्योंकि जो है कि जो आक्रमणकारियों की वजह से गोरा जो उसकी व्यवस्था को जो विकास का था अनवरत, वह कहीं न कहीं से गड़बड़ा गया। और यह परंपरा जो है कि लगभग जो है कि लुप्त होती गई। जैसे जैन धर्म और उदय हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, तो ये सब बुद्ध के ढांचे में रह गया, महावीर के ढांचे में। जब व्यक्ति परक ढांचे में आ गया, बुद्ध का दर्शन महान था और भगवान महावीर का भी दर्शन महान था। लेकिन गलती क्या हुई, उस ढांचे में वो कैद होते रहे।
बाद में जो है कि ईसाई और इस्लाम धर्म आया, यानी कि वहां पर जो है कि एक अंतिम व्यवस्था को स्वीकार होती देती नहीं, जैसे इसके बाद और कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि विज्ञान तो सतत है, विज्ञान का जो मार्ग हमेशा नया है, नित है और अनवरत विकसित होता रहेगा, उसका अंत नहीं है। वेदों ने नेति नेति शब्द के रूप में अतिदेश दिया है। नेति नेति का अतिदेश का मतलब है दो कि तीन नित्य। मिनट में हाँ हाँ हाँ, हेलो। मंगला जी 2-3 मिनट में समाप्त करिएगा आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। नेति नेति शब्द से क्या मतलब है कि जो अभी तक वेदों ने वेद कह रहा है इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, यानी कि उसमें और भी जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए? विज्ञान के धर्म, ज्ञान के धर्म, सभ्यता के धर्म, व्यक्ति के धर्म, उपासना के धर्म और जोड़े जा सकते हैं, और इसमें से कम भी किए जा सकते हैं, दोनों नेति नेति शब्द से। इसीलिए ऋग्वेद के बाद जो है कि हम सामवेद, सामवेद के बाद अजुर्वेद, अजुर्वेद अथर्ववेद, 5वें वेद के रूप में हमने महाभारत, 6वें वेद के रूप में भरत मुनि का नाट्यम शास्त्र, और अंतिम जो है कि हम रामायण को ग्रहण करते हैं। इस तरह से रामायण और गीता को हम सार के रूप में वर्तमान में ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब आज और आगे हमें जोड़ना चाहिए, चाहे वह पाश्चात्य संस्कृति से हो, चाहे नए दर्शन से हो, चाहे गांधी का दर्शन हो, विवेकानंद का दर्शन हो, योग दर्शन हो, सबको जोड़ करके हमें आगे की तरफ और उसको विकसित व्यवस्था में लेना चाहिए, और इसके तरफ सतत व्यवस्था, लेकिन उसमें कहीं से रूढ़ न हो जाए। तो इसे यही सतत विकास की धारा चलते रहने की जो बात है, यह आपने कहा है, बहुत अच्छी है। इसी के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। कोई और साथी बताएं। हम्म। 30 रुपए। आदरणीय मोहन जी, बबलू जी, माता प्रसाद जी, राजेश प्रजापति जी, पवन जी, कोई भी साथी बताएं। आज तो आचार्य सुनील देव जी भी बोल सकते हैं वैसे। जी आचार्य जी। एक दो लोग और बोल ले, फिर मैं अपनी बात को रखूंगा। हाँ, रखिए। हेलो। जी आदरणीय, बताइए। आज की चर्चा में उपस्थित सभी विद्वद्जन साथियों का सादर अभिवादन है। आज की चर्चा में मनु स्मृति के विषय में चर्चा हो रही है। अपनी बात को सब रख रहे हैं। जो मनु स्मृति है, जैसा कि हमें जो थोड़ा बहुत ध्यान में है या आता है, जब प्रलय, जब पाप का पापाचार अंतिम सीमा पर था और जब जल प्रलय हो गया था, तो भगवान जो हैं वो कच्छप रूप लेकर उस जल प्रलय में एक नाव पर मनु, शत्रुपा और सप्तऋषि और कुछ जो है वृक्ष और कामधेनु, इन सब कुछ मूल चीज जो प्रकृति के हैं उनको लेकर, शायद एक सुमेरु पर्वत था या जो भी हो, उस पर अपना कि आप लोग उस पर चले जाइए, बाकी सब प्रलय हो जाएगा और फिर नया सिरे से सृष्टि का जो है फिर से इसका निर्माण होगा। और उस निर्माण को मनु और शत्रुपा जो है सो प्रथम व्यक्ति होंगे और सप्तऋषि। तो इस प्रकार से फिर नव निर्माण जो है वह, और
जो सप्तऋषि थे और मन्नू महाराज थे, ये सब मिल करके धीरे धीरे जब प्रकृति में मानव संस्कृति का जन्म वृद्धि हुआ और आगे व्यवस्था बनी, और उस व्यवस्था के हिसाब से कुछ वेद से जो है आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, राजा को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, वर्ण व्यवस्था में किस प्रकार से चारों वर्णों को आचरण करना चाहिए। उस समय भी जन्मना व्यवस्था नहीं था, गुण धर्म के आधार पर ही था। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था बनी और उस व्यवस्था के अनुसार जो है मानव सभ्यता आगे बढ़ा, धीरे धीरे विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, कई प्रकार की सुधार भी हुए और कई प्रकार की विकृतियां भी आई। लेकिन जब हम आज के परिवेश में देखते हैं तो सनातनी हैं या जो नर्म हिंदुत्ववादी हैं, रूढ़वादी नहीं हैं, वो मनु स्मृति में बहुत से जो 2600 श्लोक 2500 उसमें लिखे हुए हैं, 12 अध्याय है, तो उसमें जो बहुत श्लोक और जो ज्ञान दिए गए हैं वो आज की स्थिति में भी उनकी उपयोगिता है, उनका महत्व है। और बहुत से जो है तो आज के हिसाब से अगर उसमें कुछ त्रुटि आई है तो उसमें सुधार किया जा सकता है, अन्यथा जो है सो उसको आगे लेकर के बढ़ा जा सकता है। और वैसे जो मनु स्मृति में है, हम देखते हैं कि लिखा हुआ यत्र रमन नार्येषु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, मतलब नारियों का भी सम्मान है, नारियों को भी विद्या अध्ययन और इसके बारे में भी व्यवस्था है। और जो है सो कि आपको किसी भी को निम्न या पतित टाइप का नहीं देखा गया है, जिस प्रकार की जिसकी क्षमता है उसके हिसाब से उनको कार्य करने की भी व्यवस्था है। और जहाँ तक जो मनु स्मृति में धर्म के लक्षण जो लिखे हुए हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, और जो है किसी क्रोध निवृत्ति, ये 10 जो लक्षण दिए गए हैं उसमें कोई ऐसा नहीं दिखता है जो जन कल्याण, मानव कल्याण या अमानवीय हो, मानवता से परे हो। तो हम मनु स्मृति को तब से इसमें दोष या जो भी कहिए कि खोट जो निकालते हैं आज की स्थिति में, जो ही दलित समुदाय है, अम्बेडकरवादी हैं, आदिवासी समुदाय हैं, इनमें बहुत से
नेता भी हैं जो कि अम्बेडकर जी जैसे हैं, आपको ज्योतिबा फुले हैं, ये सारे बहुत से इनके जो मार्गदर्शक हुए हैं वो मनुस्मृति से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, उसको जला भी दिए हैं, से जो है बिल्कुल विपरीत विचार रखते हैं। लेकिन जब उस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उनको भी बहुत सा जो है उनके मतलब का चीज मिलेगा। अब मनुस्मृति की उपयोगिता पर कब बट्टा लगा? जब जन्मना के आधार पर और जाति व्यवस्था बनी, तो उसके अनुसार उस समय जितने भी सेवक वर्ग या जिसको शूद्र वर्ग कहते हैं या कुछ जो है वैश्य वर्ग में, आप समझिए कि इसे साधारण या निम्न वैश्य वर्ग रहे, इनको जो है उच्च वर्ग में जो भी थे ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च वैश्य वर्ग जो है, इनके द्वारा और राजा की मदद से उनको भाई कुछ जो है सताया गया, शोषण किया गया, जिससे कि ये विकृति जो है जन्मना व्यवस्था के बाद आ गई। और उसका उस विकृत स्थिति का जब फिर गुलामी काल आया, फिर अंग्रेज का काल आया, तो ये सब जो है इसका बहुत ही समाज को तोड़कर और उनके मन में मनुस्मृति के प्रति और फॉरवर्ड के प्रति जहर घोल करके जो है और बांट कर उसका उन्होंने फायदा उठाया। और आज भी जो है उसी को इनके दिमाग में जहर भर करके आज नक्सलवाद है या उनको आतंकवादी में शामिल कर लेते हैं, और आज भी उनको तोड़कर वोट की राजनीति में उनका मतलब साधने का प्रयास जो है लगातार हो रहा है। और ये उस लगातार प्रयास में राष्ट्रीय पार्टी जो इनका हित भी चाहते हैं उनका भी सब ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन मनुस्मृति जो पूर्व में जो उससे जीवन जीने का, मानवता का एक मार्गदर्शन जो दिया हुआ है, उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो आज भी समाज के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसको हमें आत्मसात करना चाहिए। और जो आज की समय देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर उसका उपयोग नहीं है तो उसमें बदलाव भी करना चाहिए। यही हमारी हिंदुत्व की विचारधारा है। और हमारा जो मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान और ज्ञान यज्ञ परिवार है, इसमें वैचारिक जो संतुलनवादी हिंदुत्व की विचारधारा है, इसमें हम लोग इस व्यवस्था को लेकर के चलते हैं कि जहाँ से भी हमें जो भी उपयोग की विचार मिलते हैं उसको हम लोग आत्मसात करते हैं, और जो नहीं मिलते हैं उसको हम लोग छोड़ भी देते हैं। तो हमें जो थोड़ा बहुत इस बारे में ज्ञान था वो हमने आपके सामने रखा। बाकी और साथी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। तो आप सभी बंधुओं को नमस्कार। बताइए पहुंच जाइए। देखिए, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे बाबा साहब का नव संविधान हो, कोई भी व्यवस्था हो,
वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। जो लोग सत्ता पाना चाहते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं, वे आज की स्थिति में या आदि की स्थिति में यही कहते थे कि मुझे व्यवस्था बदलना है। व्यवस्था बदल करके आम जनमानस को सुनहरे सपने दिखाने की बात करते थे और उन सुनहरे सपनों के दम पर वे सत्ता को प्राप्त करते थे। यही परंपरा है और यही एक मार्ग है जिसके जरिए सत्ता पाई जा सकती है या सर्वोच्च होने का गुमान पाला जा सकता है, और कोई मार्ग है नहीं। चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे बहन मायावती रही हों, चाहे आज योगी आदित्यनाथ जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, सब लोग यही कर रहे हैं। जो समाज को एक सुनहरे सपना दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं व्यवस्था परिवर्तन कर दूं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किताब अच्छी है कि बुरी है, व्यवस्था अच्छी है कि बुरी है। उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसमें हम कितनी कमी निकाल सकते हैं और लोगों को उस कमियों के जरिए, क्योंकि असफलता लोगों के, हर व्यक्ति के पास असफलता होती है और वह अपनी असफलता का जिम्मेदार खुद नहीं होना चाहता है, तो वह जो है किसी व्यवस्था को अपनी असफलता की जिम्मेदारी देना चाहता है। तो जब कोई होशियार व्यक्ति सत्ता पाना चाहता है तो लोगों को बताता है कि आपकी असफलता की जिम्मेदार ये व्यवस्था है, तो लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इस तरह से वह व्यक्ति सत्ता को प्राप्त करता है। तो उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यवस्था कितनी अच्छी है, किताब कितनी अच्छी है। मनुस्मृति में शौच, इंद्रियों को स्वच्छ रखना, आप कितनी व्यवस्था बदल लो, क्या शौच और इंद्रियों के स्वस्थ रखने में, स्वच्छ रखने में आपका विश्वास नहीं रहेगा? अगर आप इंद्रियों को स्वच्छ रखेंगे तो मनुस्मृति को मानेंगे। आज के समय में यदि आप वोट करते हो, अपनी पीड़ा को पुलिस के पास कहते हो, तो आप भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में अपनी आस्था व्यक्त करते हो। आप कितने भी बड़े विरोधी उनके हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो लोग सत्ता को पाए हैं वो अच्छे से अच्छे राजा की हत्या करके सत्ता को पाए। आज भी जो लोग सत्ता प्राप्त कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छे नेता के बारे में तमाम सारी बुराई, असफलता की बातें, बुराई की बातें करके सत्ता पा रहे हैं। ये लोग जो सत्ता की प्राप्ति करते हैं, इनके लिए अच्छा और बुरा मायने नहीं रखता है। इनके लिए सत्ता मायने रखती है और असफल लोग मायने रखते हैं। जितने पीड़ित लोग इनको मिल जाएं निंदा करने के लिए, असफल हुए लोग, उतने ये सर्वोच्च होते चले जाते। बाकी समाज की जिन्हें चिंता थी, चाहे वो गोस्वामी, तो नए लोगों के बारे में अगर बात की जाएगी तो उस पे कुछ लोग अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जिसे अंधा विरोध कहते हैं वह असल में अंध विरोध होता नहीं। जिसे थोड़ा सा भी ज्ञान होता है वह पहले खंडन की शुरुआत करता है, वह अपने विचारों का मंडन नहीं करता है, वह खंडन करता है, दूसरों को गाली देगा, दूसरों की बुराई करेगा, दूसरे विचारों को गलत कहेगा। और उससे अगर कहा जाए कि आप अपने विचारों का मंडन करिए तो वो ऊब जाएगा। आजकल देखेंगे आप, नवबौद्ध लोग खूब खंडन करते हैं, इस्लामिक जगत के लोग खूब खंडन करते हैं हिंदुइज्म का।
ईसाई लोग खूब खंडन करते हैं हिंदुइज्म का। ऐसे तमाम जो नव विकसित ज्ञान की परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं, जिनको नया नया ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो खंडन में ही विश्वास रखते हैं। तो वो खंडन करते ही करते, मंडन उनके बस की बात नहीं होती है कि अपने विचारों का वह मंडन कर सकें। तो इसलिए वो जो है, जब उनको ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, जब वो खंडन करते करते थक जाएंगे, आदमी स्वयं के ही तर्क से परास्त होता, तब उन्हें एहसास होगा कि हम मंडन किसकी करें। तो वह इस बात का मंडन करेगा कि शौच अनिवार्य है, इंद्रियों को स्वच्छ रखना अनिवार्य है। कौन किताब कह रही है, कौन किताब नहीं कह रही, यह मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा। तो हम समाज की तरफ देखेंगे, समाज में गोस्वामी तुलसीदास, गुरु नानक देव जैसे तमाम लोग हुए, और उन लोगों ने समाज के स्वास्थ्य की, मनुष्य के स्वास्थ्य की चिंता की है, और उसके लिए उन्होंने अपने ज्ञान को लगाया है। तो वे लोग जनमानस में हमेशा बने रहते हैं। सत्ता में वो लोग कभी नहीं रहे। सत्ता में धूर्त लोगों की जगह है, धूर्त लोग वहां जाते हैं, और वह उन्हीं के लिए है भी। अच्छे लोग समाज के लिए होते हैं, वो समाज के लिए करते हैं, और समाज में उनकी जगह रहती है। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। चलिए ब्रजेश जी, थोड़ा सा हम बता दें अब। जी बाबा जी। हमको एक विषय से हटकर एक बात भी कहनी है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। मैंने आप लोगों को 10 दिन पहले एक बात बताई थी कि हम लोग एक रिसर्च ग्रुप बना रहे हैं। उसमें हम ये जांच करेंगे कि जो गांधी जी का लड़का मुसलमान बना था, अब्दुल्ला, बताया जाता है, बहुत बार जगह पर पढ़ा जाता है कि अब्दुल्ला को मुस्लिम धर्मगुरु ने अपनी लड़की के साथ बलात्कार करने का आदेश दिया, और उस अब्दुल्ला ने, गांधी जी के लड़के ने, हरिलाल, उसने बलात्कार किया। इस कहानी को बहुत लोग सच बताते हैं, बहुत लोग झूठ बताते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसकी जांच कराई जाए। तो जांच कराने के लिए हम एक कमेटी हम लोग बना रहे हैं आज। वो कमेटी 15 दिन में इसकी रिपोर्ट दे दे, ये उम्मीद की जाती है। और फिर उस रिपोर्ट पर हम लोग बैठ करके विचार कर लेंगे सब लोग। उस कमेटी के अध्यक्ष तो ब्रजेश जी रहेंगे ही। ब्रजेश जी उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, और 5 लोग और मेंबर हो जाएंगे। एक रामवीर श्रेष्ठ, एक राकेश जी, 2 तीसरे हो गए विपुल आदर्श, 3 चौथे आचार्य सुनील देव जी, 4 और 5वें बहादुर सिंह जी। फिर से मैं नाम बता दूं आपको: ब्रजेश जी, रामवीर जी, राकेश जी, बहादुर सिंह जी, सुनील देव जी और विपुल जी। और अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो चर्चा में जुड़ सकता है उनके साथ, लेकिन निर्णय इन 6 लोगों का ही हो माना जाएगा। बाकी लोग जुड़ सकते हैं, सब लोग भी जुड़ सकते हैं, उससे कोई, वो ब्रजेश जी पर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से करते हैं। तो इस तरह एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इस बात पर समझें, यदि यह घटना सच है
तो अत्यंत यह घृणास्पद है और इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार है। और यदि यह घटना झूठ है, बनावटी है, तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए किसी से भी, क्योंकि अगर सच बोलने से काम चल जाता है तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है। ये इसलिए हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं। इस पर अगर किसी का कोई कुछ कहना हो तो आप पूछ लीजिए, कह दीजिए, और नहीं तो फिर विषय पर चर्चा करेंगे। किसी बाबा को जी, कोई जानकारी किन क्या स्रोतों से हासिल करेंगे? ये जानकारी किन जानकारी स्रोतों से हासिल करेंगे? जानकारी ये लोग इकट्ठी करेंगे ऐतिहासिक तथ्य कि भाई क्या है, आखिर किन लोगों ने ये बात कही है, कितने विश्वसनीय हैं ये बात कहने वाले, और अंत में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट भी मिलेगा। उस लड़की ने कहीं लिखा होगा, उनके परिवार ने कुछ तो लिखा होगा कहीं पर। खोज करेंगे या अपनी रिपोर्ट देंगे जैसा उचित समझेंगे। चलिए, आज और कोई बात? चलिए, आज के विषय पर मैं आपको बता दूं। देखिए, करीब 2-2.5 हजार साल के पहले का इतिहास बहुत क्लियर कट नहीं मिल सकता है। मनुस्मृति कब लिखी गई, किसने लिखी गई, आज जो हम लोगों ने संविधान बनाया 70 साल पहले, उसमें 100 संशोधन हो गए। तो यह तो मनु का संविधान माना जाता है। इसमें हो सकता है समय पर कोई संशोधन हुए हों, या भारत गुलाम रहा तो उस समय मिलावट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम गारंटी से नहीं कह सकते। ऐसी परिस्थितियों में मनुस्मृति का आंख बंद करके अनुकरण करना इतने लंबे समय के बाद, यह तो उचित नहीं है। बहुत लोग उसका अर्थ उलट पलट करके सब निकालते हैं। क्या जरूरत है इतना करने की हम लोगों को, क्यों इधर से उधर घुमाओ फिराओ। सब साफ साफ बात होनी चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये जरूरत क्यों पड़ी इस बात पर सोचने की कि एक छोटा सा ग्रुप हिंदुओं में से ही दिन रात मनुस्मृति को गाली ही देता है, अपने को कहता है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, और दूसरे लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कि अम्बेडकर मनुस्मृति को गाली देना एक प्रकार से फैशन बन गया, तब हमको समझ में आया कि ये तो गलत हो रहा है। मनुस्मृति में बहुत सी अच्छी बातें हैं और कुछ गलत भी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो गलत कहाँ से आई होंगी। जो हुआ होगा उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को। हम लोग मनुस्मृति की अच्छी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मनुस्मृति पर आज चर्चा की गई, अच्छी चर्चा हुई है।
बहुत। तो मनुस्मृति के साथ साथ इस्लाम में जैसे मनुस्मृति में बहुत सी अच्छाइयां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, बुराइयां हैं। इस्लाम में कुछ अच्छाइयां हैं, बहुत सी बुराइयां हैं। इस्लाम में जो दंड का प्रावधान है वो उस पर विचार किया जा सकता है। और भी किसी प्रावधान पर ज्यादा हमको जानकारी नहीं है, सोचा जा सकता है। जो अच्छा होगा स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं है। ईसाईयत में भी ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने जो बनाए थे कानून, आधे कम से कम उसमें अच्छे थे, आधे गलत हो सकते हैं। तो हमें अच्छाइयों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज जो हम कानून बनाएंगे वो कल की परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है कि उसमें सुधार करना पड़ जाए, एक दिन बाद ही। कोई हर्जा नहीं है, हमको सुधार के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कुछ पुराना है वह आंख बंद करके मानना चाहिए, यह प्रवृत्ति गलत है। जो कुछ पुराना है वह पूरी तरह गलत है, उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर देना चाहिए, यह सोच भी गलत है। जो कुछ पुराना है उसकी अच्छाइयों को हम स्वीकार करेंगे और उसकी कमजोरियों को छोड़ देंगे, संशोधन कर देंगे नई व्यवस्था में। हम मनुस्मृति नाम से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे, आपको एक चीज ये जानकारी दे दें कि स्मृतियां एक ही नहीं है। मनुस्मृति कई स्मृतियां हैं, शायद 5-6 रही होंगी। कोई पाराशर स्मृति भी है और भी कई होंगी, वो सब नाम याद होगा, हमको याद नहीं होता भाई। तो स्मृतियां भी कई बार लिखी गई। इसका मतलब है कि संविधान, अगर स्मृति संविधान है जैसा सब लोग बताते हैं, संविधान है तो फिर कई बार लिखा गया उसमें। ये सब बातें इतना मैं आपको मोटा मोटा बता दिया। अब एक बात आती है आरक्षण की। आरक्षण वास्तव में गलत होता है किसी भी तरह का। आप गंभीरता से सोचिए कि किसी भी प्रकार के आरक्षण से समाज को क्या लाभ होता है। कभी कोई लाभ नहीं होता। किसी को आपने जिस आरक्षण दे दिया, मान लीजिए कि आपके पास कुल मिलाकर के और 543 सांसद आपको चाहिए, तो 543 सांसदों में से आपने 200 महिलाओं को आरक्षण दे दिया। तो 200 महिलाओं को आरक्षण दिया गया तो 200 पुरुषों को बाहर किया जाएगा। क्या लाभ होगा इससे समाज को? किसी को बाहर करके किसी को अंदर किया गया तो इससे समाज को क्या अंतर पड़ गया? क्या समाज की कार्य शक्ति बढ़ गई या समाज का आउटपुट जो प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ,
वो तो कुछ ना कुछ घटा ही है, बढ़ा नहीं है उससे, आरक्षण से। क्योंकि आरक्षण के में अपेक्षाकृत कम योग्य आते हैं। न्याय के नाम पर आरक्षण कहा जाता है, लेकिन व्यवस्था के लिए आरक्षण का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में जातीय आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों को यह समझ में आया कि आरक्षण का विरोध करना ठीक नहीं है, और आरक्षण जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने देना भी ठीक नहीं है। तो मैंने एक प्रस्ताव किया है कि जिनको भी आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों को, अपंगों को, और किसी को देते होंगे मान लीजिए, जिनको आरक्षण जिन जातियों को दिया जा रहा है, जिन वर्गों को दिया जा रहा है, उन वर्गों का उतना आरक्षण बरकरार रखिए। जिसको 27%, किसी को 30%, किसी को 10%, जो आरक्षण है वो आप कायम रखिए। लेकिन उस वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे वालों को दीजिए। सिर्फ एक संशोधन करने की जरूरत है कि आरक्षण जिन वर्गों को मिलता है उन वर्गों को मिलेगा, लेकिन उस वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे वालों। अन्यथा आप सोचिए ना भाई कि जगजीवन राम का परिवार 500 साल तक आरक्षण का लाभ उठाता रहेगा, तो बाकी दलित का नंबर कब आएगा? रामविलास पासवान का खानदान उठाता रहेगा, नाती पोता सब, कब नंबर आएगा किसी दूसरे का? इसलिए आरक्षण में एक संशोधन होना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। और आगे अब आप कोई बात पूछ रहा हो तो और पूछ लीजिए। कुल जो मैंने कमेटी बनाई है उस पर भी, और मनुस्मृति, आरक्षण वगैरह सब मिलाकर के कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर अपनी बात, चर्चा को आगे बढ़ाइए। जी, बाकी के साथी बताएं। हमारा एक प्रश्न है। हाँ जी, बताइए। आरक्षण आरक्षण किसी के नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ विशेष वर्ग को उनको शैक्षणिक प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, शैक्षणिक व्यवस्था में शामिल होने के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं गरीबों के लिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को आरक्षण के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में आना आम जनता के लिए हित की बात नहीं है। आम जनता के हित की बात नहीं, ठीक है, किसी को भी आप आरक्षण नहीं देना, अच्छा बल्कि ठीक यह है। हो कि जो कमजोर वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, या पढ़ने में असक्षम है, असमर्थ है, उनके लिए शैक्षणिक व्यवस्था में विशेष प्राविधान रखा जाए, उनको लिए विशेष छूट दिया जाए। हमारे कहने का मतलब यह है। ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। आदर्श स्थिति में आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ऐसा करना घातक है। ऐसा आप करके कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। इसलिए अच्छा ये है कि जो मैं सुझाव दे रहा हूं वह प्रैक्टिकल है। आप जो कर रहे हैं वो उच्च सिद्धांतवादी है। आरक्षण को इस तरह बदल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, यह अभी वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो क्यों संभव है? क्योंकि जो दलित जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है वे सहमत हो जाएंगे। दलित, आदिवासी, ये सब इससे सहमत हो जाएंगे।
आप वाले से नहीं होंगे सहमत। हम इस पर विचार कर रहे थे किससे जो है कि देश का और समाज का लाभ हो। ठीक है, और कोई प्रश्न हो किसी का तो बताइए। बाबा, बाबा जी, वो सामाजिक भेदभाव का भी आरोप लगाते हैं हाँ, कि सामाजिक भेदभाव सिर्फ आर्थिक पिछड़ापन ही नहीं होता, आर्थिक गरीबी नहीं होती, गरीबी रेखा की बात जब कर रहे हैं ना आप, तो, तो वो हम सामाजिक भेदभाव का भी आरोप लगाते हैं, वो हुआ है करके। तो मैं आपसे सहमत हूं। तो हम तो सामाजिक भेदभाव को उसी आरक्षण को दे रहे हैं। हम सामाजिक भेदभाव को स्वीकार कर रहे हैं ना। हम कोई आरक्षण सवर्णों को तो नहीं दे रहे हैं। हम आरक्षण दे रहे हैं दलित को ही। लेकिन दलित में जो संपन्न दलित है उनको ना दे करके हम कमजोर दलित को दे रहे हैं। इतना ही फर्क है। तो वो आपको जात भेदभाव नहीं, वो आप वो आरोप नहीं लगा पाएंगे इस बात का फिर। ठीक बोले जी। हमारा एक सवाल है। बताइए विपुल जी। जैसे कि आलेख में लिखा गया था कि जो व्यक्ति शरीफ है उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मेरा सवाल यह है कि इसका फैसला कैसे होगा कि अमुक व्यक्ति शरीफ है कि समझदार है कि धूर्त है। ऐसा भी तो है ना कि जो धूर्त व्यक्ति है वह शराफत का नाटक कर ले और फायदा उठा ले। यही मेरा सवाल है। तो बताइएगा इनका प्रश्न। ब्रजेश जी, प्रश्न है क्या कोई? जी बाबा जी, इनका प्रश्न ये है, जैसे आपने लेख में लिखा है कि जो शरीफ हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो शरीफों का निर्धारण कैसे मिलना होगा? तो चाहिए। देखिए, मैंने लिखा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उतना हम कर नहीं सकते। वर्तमान परिस्थिति में तो जैसा आरक्षण है, क्योंकि अगर थोड़ा भी उसमें हम हेर फेर करेंगे तो इनका आदिवासी, दलित, महिला, इन सबका सरकार का समर्थन टूट जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो बात आदर्श स्थिति में ठीक है, मैंने लिखा है। वर्तमान परिस्थितियों में भेद भी डालना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है आपके पास। जी, बाकी के साथी बताएं। मेरा मानना है कि संसाधन का कहीं से अनुचित यदि प्रयोग होता है उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति को। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ गरीब वर्ग को, जो एक समय के बाद जो योग्य व्यक्ति हों उनको अधिक से अधिक आर्थिक मदद दिया जाए और उनके पढ़ाई के क्षेत्र में वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि संसाधन का दुरुपयोग हो ठीक है, जाता है। आपकी बात तो सुन लिए हैं हम लोग। और ठीक कोई है। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर आप चालू करिएगा। देख किसी लीजिए साथी ब्रजेश जी, पूछ लीजिए, नहीं तो आप शुरू करिए। जी, ठीक है बाबा जी। जी, मैं थोड़ा सा इस विषय पर रखना चाहूंगा। चर्चा के 4 बिंदु हैं, उन चारों बिंदुओं में से पहला मनुस्मृति पे आया है, तो मैं मनुस्मृति के बारे में बता दूं। मैंने मनुस्मृति का स्वाध्याय कई बार किया है और ऐसा कुछ मिलता नहीं है। एक संशय ये खड़ा होता है कि मनुस्मृति में मिलावट 3000 वर्ष पूर्व हुई या ब्रिटिश काल में मैकॉले के द्वारा हुई, ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन 1844 में जर्मन का एक दार्शनिक है फ्रेडरिक नित्शे, वो मनुस्मृति के विषय में लिखता है कि क्लोज द बाइबल एंड ओपन द कोड ऑफ मनु, अर्थात बाइबल को बंद करो और मनुस्मृति को पढ़ना चालू करो। ये जो है फ्रेडरिक नित्शे 1844 में लिख रहा है।
इस घटना को, इस समय को बोलने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि जब उसने पढ़ा तो कि उसने क्या पढ़ा ऐसा जो वो कहता है कि बाइबिल को बंद करके इसको शुरू करना चाहिए। अर्थात मैं समझता हूँ उस समय तक भी मनुस्मृति में प्रक्षिप्ति थी या उसके अनुसार व्यवस्था में स्वीकार्यता नहीं थी। ये कुछ स्पष्ट हो नहीं पाता है, कुछ मिली-जुली बातें आती हैं। जैसे हम लोग 1823 की चर्चा कर रहे थे और अभी 2-3 दिन पहले हमारी शायद पिछले हफ्ते जो चर्चा हुई थी, वहाँ हम लोगों ने 1823 में थॉमस मुनरो की जो रिपोर्ट पढ़ी थी कि शूद्रों के भी बच्चे पढ़ते हैं। और कुछ ऐसा ही हम लोग मद्रास प्रेसिडेंसी और जगह सुनते हैं। फिर 1192 में जब नालंदा विश्वविद्यालय टूटता है, तो वहाँ पर पढ़ने वाले कौन थे? तो वो भी जो हैं कारीगर थे और उसमें भी जो हैं वो हमको दिखाई देता है कि बुद्धिस्टों का बन गया था, यानी कि 8th सेंचुरी या 6th सेंचुरी के बाद वहाँ प्रभाव हो जाता है। तो मैं जब पढ़ता हूँ इतिहास तो इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम 200 वर्ष का माने कि 3000 वर्ष का माने कि 1500 वर्ष का माने। कुछ लोग कह देते हैं महाभारत काल के बाद 3500 वर्ष तक सारी व्यवस्था ठीक थी। फिर वही दूसरी बात कह देते हैं कि नहीं, 3000 वर्ष पूर्व जो है महात्मा बुद्ध जो है वो सब कुछ ठीक कर रहे थे। जब सब कुछ ठीक ही था तो ठीक किसका कर रहे थे? यहाँ दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती। तो यहाँ पर जब मैं देखता हूँ मनुस्मृति को और दुनिया भर के संविधानों को, तो मैंने मनुस्मृति को पढ़ा और समझा। उसके अतिरिक्त मैंने फ्रांस के संविधान को समझना थोड़ा-सा शुरू किया। उसके बाद मैंने जो अमेरिका का जो संविधान है, जो राष्ट्रपतीय लोकतंत्र चलता है, वहाँ जो अध्यक्षात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली है, और उसके बाद मैंने जो भारत के संविधान को समझा। मैंने एक बात देखी, चाहे आप कितनी ही व्यवस्था बदल लीजिए और कितना ही विरोध कर लीजिए, कुछ चीज़ें सैद्धांतिक धरातल पर ऐसी हैं जो मनुस्मृति से आगे हम लोग अभी तक नहीं जा पाए। और अभी मतलब हम लोगों का मतलब सिर्फ हमारे से नहीं है, वैश्विक व्यवस्था से है। जैसे 4 वर्णों की बात की जाए तो पूरी दुनिया जो है, आज भी 4 वर्णों पर ही टिकी है। उसमें एक व्यापारी वर्ग है, आप वैश्य कहिए, व्यापारी कहिए, आप सैनिक वर्ग देखिए, आप जो है एक वर्ग देख लीजिए जो विचारक वर्ग है, और एक श्रमिक वर्ग है। ये 4 पूरी दुनिया में हैं, चाहे आप जापान चले जाइए, चाहे भारत में रहिए। तो उस मनुस्मृति का जो विकल्प है वह सृष्टि के आरंभ से जब से कहा जाता है, तब से लेकर के अब तक 4 के अलावा 5वां वर्ण नहीं बना और कोई व्यवस्था 3 वर्ण भी नहीं कर पाई। वो 4 पर थे और 4 पर ही टिक गए। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब में जब हमारा संविधान भी बना, तो संविधान भी 3 या 5 नहीं कर पाया। वो एबीसीडी 4 ही क्लास कैटेगरी को डिफाइन कर पाया। यानी वो एक ऐसी व्यवस्था है, जिससे बाहर निकल कर के नई व्यवस्था नहीं बन पाई। हाँ, नाम बदलता रहता है, व्यवस्था बदलती रहती है। ये जो विकृति की बात आती है, तो मुझे लगता है कि विकृतियाँ काफ़ी समय पहले आ गई होंगी। लेकिन किस कालखंड में आई, कब कह पाना बड़ा मुश्किल है। और इतिहास भी हमारा बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। जैसा मंगला प्रसाद जी ने जो एक बात कही थी कि वेदों में जो है सरस्वती नदी का नाम आया है। तो वेदों में कहीं सरस्वती नदी का कोई नाम नहीं आया है। वहाँ सरस्वती का अर्थ है परमात्मा, ईश्वर को सरस्वती कहा गया है। ईश्वर को ही भारत कहा गया है, ईश्वर को ही वरुण कहा गया है, ईश्वर को मनु कहा गया है, ईश्वर को दुर्गा कहा गया है, ईश्वर के को ही गणेश कहा गया है। एक ही परमात्मा के असंख्य नाम है, जैसे जैसा गुण है वैसे वैसे उसका नाम है। सरस्वती का अर्थ वहां पर ज्ञान से है। ईश्वर को भारत कहा गया है, भारत का अर्थ है ज्ञान में रत, वहाँ भारती शब्द आया है तो वहाँ परमात्मा, वहाँ दुर्गा शब्द आया है, दुर्गा शब्द का अर्थ है दुर्ग की के अनुसार रक्षा करने वाला। तो वहाँ पर किसी इतिहास का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी देश का नाम ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि जिस समय वो आया था, वेद आया था, वो तो सृष्टि के आरंभ से माने जाते हैं। तो आरंभ से माने जाते हैं तो वो सृष्टि विज्ञान और व्यवस्था का विषय है। वहाँ पर सरस्वती नदी या किसी नदी का नाम नहीं मिलता है। हाँ, कई लोग उस शब्दों को उठा करके बोल देते हैं कि कबीर मनीषी आया है तो कबीर मनीषी में कबीर का अर्थ कबीर से दास जी से हो गया। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब ट्रांसलेशन में सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। कई सारे ट्रांसलेशन में गड़बड़ियाँ हुई हैं। उसमें से कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं। भगवत गीता में भी 1-2 श्लोक ऐसे आते हैं। एक बात जो आई कि हमारे ये मनुस्मृति कितनी पुरानी है।
तो यहाँ पर भी बात आती है कि 10,000 वर्ष पुरानी है कि 12,000 वर्ष पुरानी है। मुझे इतिहास समझ नहीं आता है हम लोग किस आधार पर पढ़े, शास्त्र के आधार पर पढ़े या पुरातत्व विभाग के अनुसार पढ़े, दोनों में कुछ तालमेल बैठता नहीं है। जब हम धर्मशास्त्रों को देखते हैं तो वहां पर दिया गया है कि सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ यानी सृष्टि ब्रह्मा जी का एक दिन है, और उसमें लगभग लगभग 14 मनवंतर हैं, और प्रत्येक मनवंतर जो है 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष का है। और हर एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी हैं, हर चतुर्युगी में 43 लाख 20,000 वर्ष हैं। और इसमें से केवल द्वापर युग ही जो है वह 8,64,000 वर्ष का है। तो अगर द्वापर से पहले राम थे तो फिर वैसे भी वो लगभग लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी मनुस्मृति तो हो गई, क्योंकि वो राम के समय से भी पहले है। तो ये तो या तो ये सारी गणनाएं गलत हैं शास्त्रों में, या तो फिर जो पढ़ाई जा रही है वही सब कुछ ठीक है, या फिर वो गणनाएं गलत है। दोनों में से कुछ तो गड़बड़ी है। लेकिन मैं मानता हूं कि वर्तमान जो विज्ञान है भी इतना उन्नत नहीं है कि वह सब कुछ बता ही दे, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि सब कुछ नकार ही दे। इसीलिए इस पर और अधिक विचार मंथन की आवश्यकता है। हम लोग पढ़ते समय क्या करते हैं, कुछ चीजों पर रेड मार्क कर देते हैं, जो चीज समझ नहीं आती है या फिर मुझे लगता है कि विवाद का विषय है, तो मैं रेड मार्क कर देता हूँ कि बाद में इस पे चर्चा कर ली जाएगी। अब क्या क्या हम ले सकते हैं मनुस्मृति से? तो देखिए, मैं समझता हूँ कि राज्य व्यवस्था को जब देखा जाए तो कुछ अच्छी व्यवस्था जैसे दिखती है। जैसे मनुस्मृति में 3 सभाएँ आती हैं, उसमें से एक राजसभा आती है, एक ब्रह्म सभा जिसे न्याय सभा कहा जाता है, और एक विधान परिषद जिसे धर्म सभा कहा गया है मनुस्मृति में। और इसकी जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनी है, तो इसमें गाँवों में कर्मचारी गण है, उससे ऊपर जो एक गाँव में एक ग्रामाधीश होता है। ग्रामाधीश का अर्थ है जो ग्राम का अध्यक्ष है। फिर ऐसे 10 गाँवों पर 1 अध्यक्ष होता है, 20 गाँवों पर 1 अध्यक्ष है। फिर उसके बाद सतग्रामाधीश होता है, जो 100 गाँवों पर 1 अध्यक्ष है। उसके बाद विभाग बने हैं, विभाग के ऊपर जो है वो अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के ऊपर जो है वो नगराधीश होते हैं, जो पूरे एक नगर का अधीश होता है। और उसके ऊपर जो है प्रमुख मंत्री होते हैं, इनकी संख्या 7-8 है। और इससे ऊपर जो होता है, वो राज्यसभा बैठती है। यहाँ जो डिसेंट्रलाइजेशन की जब हम बात करते हैं व्यवस्था को, तो ये देखना पड़ेगा कि मनुस्मृति ग्राम सभाओं को, समितियों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करती है कि वो जो है अपने लिए नीतियां बना सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, जो अभी भी भारत के संविधान के अनुसार हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो एक तो ये चीज हम लोगों को जो है वहां से देख सकते हैं। दूसरी चीज जो दिखाई देती है वो है ब्रह्म सभा दिखाई देती है। अब ब्रह्म सभा में कौन है, तो वहां दिखाई देता है कि पुराने समय में जो विद्वान होता था या मुख्य न्यायाधीश या वेदों का विद्वान, उसी को बनाया जाता था ब्रह्म सभा में। उसके अलावा धर्म सभा जो होती थी, धर्म निर्णय सभा, उसमें 10 सदस्य होते थे परिषद में, जिसमें जो है वो अलग अलग 10 विद्याओं के ज्ञाता होते थे। और उसके अलावा 3 लोगों का एक मंत्री परिषद परिषद का गठन होता था। तो ये जब व्यवस्था बनी थी तो हमको ये ध्यान देना, उस समय आबादी बहुत कम थी। अब हमारी आबादी जो है वह बढ़ गई है। जब आबादी बढ़ गई है तो इस व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन गांवों तक को संवैधानिक अधिकार देने की जब बात आती है तो छोटी इकाइयों से नीचे से ऊपर की तरफ अधिकार जाए, ये एक अच्छी व्यवस्था मेरे को दिखती है। और मनुस्मृति के बारे में एक चीज और कहूंगा कि सन 1889 में अंबेडकर जी को मानने वाली विचारधारा ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी कि राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर महर्षि मनु की मूर्ति लगी है, इस मूर्ति को हटाया जाए, क्योंकि ये असमानता का प्रतीक है। और इस पर आर्य समाज के विद्वानों ने चुनौती दी कि आप इसे गलत सिद्ध करिए। वहां पर गलत सिद्ध करने के लिए मात्र 3 तर्क देने थे, और अम्बेडकरवादी वह भी तर्क नहीं दे पाए, 3 गलत बातें नहीं दिखा पाए। और मनुस्मृति के में लगभग 11 बातें जो हैं आर्य समाज के विद्वानों ने रखी। और आज भी महर्षि मनु की जो मूर्ति है वह राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर लगी हुई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आंख बंद करके भी विरोध करते हैं, बिना पढ़े, बिना समझे, बिना जाने। दूसरी बात कही गई है पश्चिम से व्यवस्था लेने की, तो मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं से कुछ भी अच्छा लिया जाए कोई समस्या नहीं है। मनुस्मृति से भी लिया जा सकता है कुछ अच्छा हो, कुछ वर्तमान व्यवस्था के अनुसार हटाने के योग्य हो हटा भी सकते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि मनुस्मृति का अर्थ मानव शास्त्र है, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिससे जो मनुष्य से समाज की तरफ जाती है, और बाबा जी और हम लोग और जो आप लोग जो काम कर रहे हैं, यह समाज शास्त्र है, अर्थात समाज से मनुष्य की तरफ जा रहा है। तो व्यवस्था तो ऐसी ही होगी जो मनुष्य से समाज की तरफ जाए या समाज से मनुष्य की तरफ जाए, क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं और एक-दूसरे के बिना दोनों का अस्तित्व नहीं है। जब पश्चिम को देखते हैं तो पश्चिम में समस्या ये दिखाई देती है कि समाज व्यवस्था ही नहीं दिखती है। लेकिन जब मैं मनुष्य के इस स्तर पर देखता हूँ, तो मुझे पश्चिम की व्यवस्था में बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। अर्थात वहाँ से बहुत कुछ ऐसा है जो लिया जा सकता है व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में। लेकिन जब हम बात करते हैं समाज का अस्तित्व नहीं होता है, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है कि उस व्यक्ति के ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि उनकी व्यवस्था एक तरफ तो ठीक है, दूसरी तरफ ठीक करने की आवश्यकता है, समाज व्यवस्था को खड़ा किया जाए, तो वहाँ से बहुत कुछ लिया जा सकता है और दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएँ चलती हैं, वह वर्तमान के अनुसार चलती हैं। हो सकता है कोई आदर्श व्यवस्था रही हो। जैसा कि मंगला प्रसाद जी ने प्रश्न किया, तो एक व्यवस्था होती है सैद्धांतिक और एक व्यावहारिक। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये कहना ठीक है कि आरक्षण किसी का लाभ किसी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या है, व्यावहारिक धरातल पर वो संभव नहीं है। तो 2 चीज़ें जब हम देखते हैं, सिद्धांत और व्यवहार, तो मैं समझता हूँ सिद्धांत आदर्शवाद की व्यवस्था पर खड़ा होता है, वो चरम बिंदु है जहाँ तक हमको पहुँचना है। लेकिन जो व्यवहार है, वो हम लोग मार्ग में हैं और मार्ग में अपनी स्थिति भी देखनी है कि हम लोग किस तरह से लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। तो व्यवस्था का निर्माण तो वर्तमान के अनुसार ही होना चाहिए। एक बात इस्लाम के लिए भी आई है, तो मैं समझता हूँ अगर इस्लाम में भी ऐसा कुछ होता, तो हमको कोई समस्या नहीं। पैगंबर मोहम्मद को एक अच्छा व्यक्ति मानने में मुझको क्या समस्या है? अगर अच्छा चरित्र हो तो, और चरित्र ही अच्छा ना हो तो बलपूर्वक क्यों माना जाए? भई हमारी कोई शत्रुता ना इस्लाम से है, ना मुसलमानों से न है, ना पैगंबर मोहम्मद से है। मैं कहता हूँ पैगंबर मोहम्मद का आचरण अपनाने के योग्य है, तो मैं अपना लूँगा, लेकिन जब अपनाने योग्य ही ना हो, तो उसमें क्या अपनाया जाए? कुछ क्योंकि वो जो बना है, जो उसमें अच्छाइयाँ लिखी भी गई हैं इस्लाम में, ऐसा नहीं कि लिखी नहीं है अच्छी बातें। ये ध्यान देने की बात है, वो सारी अच्छाइयाँ एक कबीले तक सीमित है, यानी उनके बीच तक है। जैसे ही आप उस बाउंड्री से बाहर जाते हैं, उनके लिए सब कुछ बुरा हो जाता है। आंतरिक व्यवस्था तक तो उनका अच्छा है, बाहर वालों के लिए बुरा हो जाता है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था नहीं रह जाती है। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि तर्क करने के लिए मना कर दिया तो नई व्यवस्था खड़ी कैसे होगी? आपके यहाँ तर्क है तो नई व्यवस्था खड़ी भी कर लेंगे। वहाँ तर्क पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऐसे में जो है, मुझे लगता है कि वहाँ से बहुत कुछ लिया नहीं जा सकता है, लिया वहीं जा सकता है, जहाँ से तर्क की कुछ उम्मीद हो, जहाँ विचार मंथन हो सकता है। मैंने जो है इन चारों विषयों पर अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बता सकते हैं। हमको एक बात और रखनी है जी बाबा जी। कि कल का विषय रहेगा ज्ञान कथा। कल जी 1 तारीख, तो कल का विषय आप मत रखिएगा। जी, कल का विषय पूरा का पूरा मैं रख दूंगा। ठीक है बाबा जी। क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को हम लोग ज्ञान कथा की शुरुआत किए हैं पिछले महीने में, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। जी बाबा जी। ठीक है, आप अपनी बात शुरू करिए फिर। जी। अच्छा, मैं एक सूचना दे दूँ कि मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें आचार्य जी को और विपुल जी को, राजेश जी को और जो है रामवीर जी को जोड़ दिया है, ज्ञान और जो है बहादुर सिंह जी को जोड़ना है। तो इस ग्रुप में हम लोग जो है चर्चा कर सकते हैं आगे की। बाकी के साथी बताएँ कोई प्रश्नोत्तर हो तो? आज बबलू जी कुछ नहीं बोले या नहीं, वैद्यराज मुनि जी जी, हमें बोलना था तो मुनि जी ने काफी बातों को क्लियर कर दिया। जी, जी। मैं ये देख पा रहा था कि जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं वो उसमें काफी विवाद रहा कि कब से लिखा गया, कब लिखा गया, कितना पुराना है। तो मैं मनुस्मृति में भी देखा तो अभी तक प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार जो ताड़पत्र वगैरह में प्राप्त हुए हैं
कुछ पांडुलिपियों को, जो भित्ति चित्र वगैरह को छोड़ करके। एक करीब 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास के हैं, जो संग्रहालयों में अलग अलग जगहों पर, कुछ कलकत्ता में, कुछ और भिन्न जगह पर करीब 30 से 50 प्रतियां उपलब्ध हैं। संपूर्ण दस्तावेज किसी भी धर्म ग्रंथ का कहीं भी उपलब्ध हमें संज्ञान में नहीं है कि हो। तो इसमें एक विसंगति आ जाता है कि बीच में, चूंकि चीन में तो कागज का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था, लमसम ईसा सदी के कुछ आसपास में, मगर भारत में आने में करीबन 14वीं शताब्दी तक आ गए, लग गए। तो इसमें काफी कॉन्ट्रोवर्सी आ जाता है कि जो अभी वर्तमान पुस्तकें हम लोग पास उपलब्ध है, इसमें काफी जोड़ा तोड़ा गया है। तो जब जोड़ा तोड़ा गया तो उसमें कुछ अच्छे चीजें भी डाले गए होंगे, कुछ गलत चीजें भी डाले गए होंगे। हालांकि मैं अभी पूरा स्टडी कर नहीं पाया हूँ मनुस्मृति का अभी तक ना, करीबन आधा अधूरा से भी कम में ही हूँ। मैं और ये दूसरी बात, आपको दूंगा हाँ जी हाँ, कि हमारे यहाँ कई धर्मों में छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ जो 4 वेद लिखे गए हैं उनमें कोई छेड़छाड़ संभव नहीं हो पाती है। और उसका कारण है कि वेदों के जो मंत्र लिखे गए हैं वो कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस के स्टैंडर्ड मेथड पर लिखे गए हैं। ये गणित का एक ऐसा सिद्धांत है जो चलता है 1 + 2 + 3 + 2 + 2 + 1 के सिद्धांत पर चलता है, फिर यही सीक्वेंस बदल जाता है। तो इसके जो मंत्र के जो पाठ होते हैं वो 8 तरह के पाठ हैं, जिसमें 8 प्रकृति पाठ हैं और 3 विकृति पाठ होते हैं। जैसे घन पाठ है, जटा पाठ है, शिखा पाठ है, अतः पाठ है, कई तरह के पाठ होते हैं। तो अगर आपने उसमें एक पेन का बिंदु भी रख दिया ना, तो वो मंत्र के बाकी सारे पाठ बिगड़ जाएंगे। तो उसका ये है कि ट्रांसलेशन जरूर गलत होता है, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन बड़ा कठिन है। आध्यात्मिक ट्रांसलेशन होता है, आदि दैविक होता है और आदि भौतिक होता है। तो अभी उसका भाष्य भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। बाकी सारी पुस्तकों में मिलावट होती रहती है। जी जी जी। दूसरी बात एक और मैं देख रहा था कि मनुस्मृति काफी प्रचलित है, और इसके सिवाय भी अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने नाम से अलग अलग स्मृतियां भी लिखे हैं। तो ऐसे ही, जो है जो भी अलग अलग ऋषि रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने नामों के लिए अलग अलग स्मृतियां भी इन्होंने लिखे हैं। देखिए, यही अंतर है श्रुति और स्मृति का। श्रुति का अर्थ है सुन करके पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने वाली परंपरा, उसी को वेद कहा जाता है। वेद का एक नाम श्रुति भी है। तो जो आपने कहा ना कि लिखे गए बाद में, ये बात ठीक है, लिखे बाद में गए हैं। उससे पहले वो श्रुति परंपरा से आगे बढ़ते थे। उसी श्रुति शब्द से बाद में श्रवण शब्द और श्रावण शब्द बना, जिसे हम लोग सावन शब्द कहते हैं। तो सावन मास में बच्चे इसका पठन पाठन शुरू करते थे, तो वो पढ़ते पढ़ते ही याद कर लेते थे। जी जी। कोई और साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है या कोई बात है तो। बहादुर सिंह जी, आवाज आ रही है? जी, शायद कुछ उनके प्रॉब्लम है। आचार्य जी, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सम्मेलन में हूँ, सुन रहा हूँ थोड़ा। जी जी, सम्मेलन में तो मुझे भी बुलाया था, गया नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आचार्य जी, ग्रुप में मैंने जोड़ दिया है। और जी जी पी जी ने जो विषय कहा है गांधी जी के पुत्र के ऊपर, उस पर शोध हम लोगों को करके 15 दिन में जमा करना है। ठीक है। तो उसी ग्रुप में चर्चा कर लेंगे, ठीक है? तो आज की चर्चा को हम लोग समाप्त कर सकते हैं।